नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर के बेहिसाब कहर के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू जैसी जीवन रक्षक दवाओं की डिमांड काफी बढ़ गई है। लिहाजा कालाबाजारी और जमाखोरी भी शुरू हो गई है। इस दौरान कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू जैसी जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी कर रहे ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर और रासुका जैसे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस महानिदेशक को इस एक विशेष टीम का गठन कर प्रदेश में छापेमार कार्रवाई करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। रेमडेसिविर उत्पादनकर्ता कंपनियों से लगातार संपर्क में रहें। इसके अलावा सभी ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाए। यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन का वितरण पारदर्शी ढंग से हो। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाए और प्लांट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। मतलब किसी भी कीमत में कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कालाबाजारी करता कौन है और इसे कैसे रोका जा सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो दवाओं की हो रही कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी को टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी इस पूरे मामले को देखें, साफ तौर पर यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। तो अगर कालाबाजारी की तो कड़ा एक्शन होगा, यह साफ कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने। एनएसए लगा दिया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी और साफ तौर पर यह कड़े निर्देश हैं अधिकारियों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, कि मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि कालाबाजारी की गुंजाइश बिल्कुल रहे ही ना। जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उनमें जीपीएस सिस्टम लगाया जाए। इसके साथ ही दवाओं की कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त एक्शन हो, ये साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी लोग ना करें, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से स्थितियां बनी थी ऑक्सीजन को लेकर और खासतौर पर रेमडेसिविर को लेकर। लोग महंगे दामों पर भी रेमडेसिविर को खरीदने पर मजबूर हो गए थे, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रही थी और इस तरह से कालाबाजारी का खेल चालू हुआ। लोग आपदा में गलत तरीके से अवसर तलाशने लग गए और इसी पर अंकुश लगाने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए यह सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं और इस टीम की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर पकड़ा जाए, उन पर एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो, रासुका लगे, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो। जो लोग कालाबाजारी दवाओं की कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन को लेकर जो स्थितियां बनी हैं उन पर साफ तौर पर कड़ी निगरानी रखा जाए। तो आज हम इसी पर बड़ी बहस करेंगे कि आखिर ये कालाबाजारी करता कौन है और कैसे लोग ऐसे दौर में भी जब लोगों को आवश्यकता है कि उनको दवाइयां मिले, उनको ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये स्वास्थ्य का सवाल है और ये सबके लिए एक बराबर है। कोरोना किसी को देखकर नहीं आता है, हर किसी को इससे सावधान रहना है। तो जाहिर तौर पर एक दूसरे का सहयोग और इसके साथ ही इस बीमारी से हम कैसे लड़ें, इस पर विचार और मंथन की आवश्यकता है। तो जाहिर है कि गलत तरीके से आपदा में अवसर ना तलाशें और अगर इस तरह से कोई करता है तो उस पर एक्शन भी प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा। जो ऑक्सीजन रिफिल केंद्र हैं वहां पर अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। दवाओं की कालाबाजारी अगर कोई करता है तो उस पर सख्त एक्शन होगा। अधिकारी किसी भी तरह से खुद भी कोताही ना बरतें और लोगों को जो जरूरत है वो जरूर मुहैया कराए जाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मुखिया की ओर से।
तो चलिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं चर्चा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं खेमचंद जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ सोशल वर्कर हैं रणनीति चटर्जी जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ चेतना वेलफेयर फाउंडेशन से है ओम सिंह जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले खेमचंद जी आप ही से शुरुआत कर रहा हूं बड़ी बहस की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर और सख्त लहजे में यह कह दिया है कि दवाओं की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी, ऑक्सीजन लोगों को मुहैया हो इसके लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है, टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। दिक्कतें लोगों को ना है इसको लेकर लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है, किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कोई कमी ना हो इसके लिए क्या काम किया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इसको लेकर? सबसे पहले आपके माध्यम से राम की शुभकामना देना चाहता हूँ और जिनके प्रिय चले गए उनको सांत्वना देना चाहता हूँ। हमारे उनके हमें प्रति अपनी वेदना रखते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यूपी में माननीय योगी जी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। जहां पे भी कमी दिखती है वहां पे बहुत तेजी से तेजी से कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हो कि ग्राउंड ऑफिसर कैसे काम कर रहे हैं हो रही है, लगातार रिपोर्टिंग बताना होता है कि आपने अपने एरिया में किस तरीके का काम किया और आपने अपने एरिया में किया कि वहां पे किसी भी तरीके की कालाबाजारी ना हो, ना हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी क्या रेमेडीज जैसी जो खेमचंद जी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको एक बार दूर कर लेते हैं और आपकी बात को मैं कंटिन्यू करवाऊंगा आगे। आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन सोशल वर्कर के तौर पर रणनीति चटर्जी आप किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे का सहयोग करने का होना चाहिए, ना कि अगर किसी वजह से आपदा देश के अंदर है, लोगों के सामने चुनौती है एक वायरस से लड़ने की, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए या फिर आपदा में गलत तरीके से अवसर तलाशने चाहिए? जी बिल्कुल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपदा है, ये जो पैंडेमिक है, इसे हमारे देश में सभी लोगों को एक दूसरे का साथ देते हुए इसे लड़ना चाहिए। इस समय कालाबाजारी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये एक जीवन का खेल है, इसमें लोगों की जानें जा सकती हैं जी। परिवार आज इस चीज से बहुत सफर कर रहे हैं। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे एम्स के डायरेक्टर जी ने बताया जी कि रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में पर्याप्त मात्रा में है, तो इसका ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ होर्डिंग के वजह से हो रहा है। लोग पैनिक कर रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं भी है वो इसको स्टॉक करके रख ले रहे हैं, और जिसको जरूरत है, अगल बगल के लोग जो इस बात को समझ रहे हैं कि इनको जरूरत है, वो इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये अगर किसी भी अधिकारी या किसी भी ऑफिसर या वॉलंटरीली किसी के भी नजर में ये आता है तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये इज इक्विवेलेंट तो किसी के जान लेना है। जो सामान हमें 2-2.5 हजार का मिल सकता है, आज वो 20,000 के रेट से मिल रहा है, 10 गुना। मतलब किसी के परिवार में कोई ऑलरेडी इतना सफर कर रहा है और उसके ऊपर से इतना बड़ा दबाव उनको फाइनेंशियली, वो तो जीते जी ये सुनकर ही मर जाएगा, वो इलाज क्या कराएगा? और जो कि चीज ऑलरेडी कंट्री में अवेलेबल है, अगर नहीं होती तो फिर भी एक बात मान सकते थे। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है और मैं योगी जी का बिल्कुल समर्थन करती हूँ। वो यूपी के बहुत ही अच्छे निरीक्षक भी है, प्रचालक भी है, और वो अगर ये डिसीजन लिया है उन्होंने कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आज देश का जो कंडीशन है, किसी की जान से मत खेलिए, सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमें खड़े होना ही चाहिए। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके लोगों की मदद करें, सबको ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि हमारे देश में ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में है, वो सबको मुनासिब करके प्रोवाइड कराया जाए। इसकी कृपया ब्लैक मार्केटिंग मत करें। कम से कम मृत जो डेडली है उसका धंधा मत करें।
मेरी ठीक है। सबसे यही दरख्वास्त है। ठीक है ओम सिंह जी, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को तब होती है जब हम दूसरों को देखते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं नसीब हो रहा है, एम्बुलेंस में लोग पड़े पड़े मर जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग स्टॉक करके रख रहे हैं, जैसा कि अभी रेनेती जी इस बात का जिक्र कर रही थी, और इसी वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है। किस तरह लोगों को ये समझाया जाए कि ये सिचुएशन पैनिक करने की नहीं है, बल्कि हिम्मत रखने की है और एक दूसरे का सहयोग करने की है? बिल्कुल। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ। जी। और अगर बात की जाए कि जैसे हम देखते हैं ना कि आसमान में बादल छाए हैं, हम उसमें ढूंढते हैं कि क्या आकृतियाँ बन रही हैं, क्या चित्र बन रहे हैं। हमारा माइंड जो देखना चाहता है वो ही देखता है उसको। जी। बोलते हैं ना, जाती रही भावना जैसी प्रभु देखी सूरत दिन तैसी। तो हर इंसान न्यूज़पेपर और अपने कमरे में बैठ करके समाचार पत्र पढ़ रहा है, न्यूज़ देख रहा है, और वो पैनिक हो रहा है। और जो हेल्दी लोग भी हैं वो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और इंजेक्शन मंगा के अपने पास स्टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि जैसे आपदा में अवसर की बात की जाए, आपदा में अवसर की अगर आप बात कीजिए तो सिर्फ हम प्रशासन को दोष नहीं दे सकते। हमारा होलसेलर, रिटेलर और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम कहते हैं हर घर में इंसान इस आपदा में पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहा है। मैं लखनऊ में हूँ और मैं गवाह हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैं पर्सनली और पूरा हमारा एक ग्रुप है सोशल वर्कर्स का, जो दिन रात लोगों को मदद पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स बड़े वाले 45,000 तक के रेट लगाए जा रहे हैं। बोली लग रही है और बोला जा रहा है कि पहले आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करिए, उसके 1 घंटे बाद आपको ऑक्सीजन के लिए आप सोचिए कि हम यहाँ से लेकर के चलेंगे गोडाउन से या फैक्ट्री से। तो मानवता इतनी नीचे आ चुकी है, इतनी गिर गई है, और उसमें हम आप हर इंसान जिम्मेदार है। और ये जो लोगों के अंदर जो चिंता सवार हो गई है, ये चिंता ही चिता समान है। क्योंकि कोरोना हमारे दिमाग पे हावी हो रहा है। क्या फ्लू पहले नहीं हुआ करते थे? होली के मौसम के बाद नॉर्मली फ्लू सभी को होते थे, सर्दी जुकाम, नोज रनिंग, फीवर। अभी इंसान इतना पैनिक हो जाता है और दिन भर ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, उसको लगता है कि इसका ऑक्सीजन डाउन हो रहा है। अरे मैं कह रही हूँ, जब आपने कभी पेड़ पौधे लगाए नहीं है तो आप ऑक्सीजन की उम्मीद अब क्यों कर रहे हैं? आपने अपने कर्म ऐसे क्यों किए? आपको हमेशा से सोचना चाहिए। आज भी लोग, मैं तो कहती हूँ कि अभी जब ये आपदा खत्म हो जाएगी, लोग वापस अपने ढर्रे पे आ जाएंगे, फिर वो वही करेंगे। कितने लोग मर रहे हैं, वो आज सरकार को गाली दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद कोरोना संक्रमित हैं, वो इतना नकेल कस रहे हैं, लेकिन जब आम आदमी ही सजग नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, जो भी कालाबाजारी कर रहा है, वो लोग क्यों नहीं कॉम्प्लेन करते? उनके स्क्रीनशॉट्स करिए, उनकी कॉम्प्लेन्स करिए सरकार को। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही है सरकार, आप क्या कर रहे हैं? आपको अपने लेवल पे क्या करना चाहिए? आप भारतीय जीवन शैली अपनाइए, आयुर्वेद में आइए, अच्छा खान पान रखिए, हमेशा बेईमानी और चालाकी चोरी के बारे में सोचा, पैसे कमाने के बारे में सोचा। अरे कुछ अच्छा भी करिए। ठीक है खेमचंद जी, ये बड़ी बातें क्योंकि ओम सिंह जी की ओर से कही गई हैं, स्टॉक लोग कर रहे हैं और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है। और एक उदाहरण जो उन्होंने दिया कि वाकई में चौंकाने वाली वाकई हैं, और वो लखनऊ में बैठकर इन सभी हालातों को देख रही हैं। और लखनऊ की स्थिति क्या है ये हम सबने देखा, सबसे ज्यादा किस तरह से स्थिति वहां पर पैनिक वाली सिचुएशन लोगों के बीच में क्रिएट हुई है उन दृश्यों को देखते हुए। लेकिन क्या इस बात में कमी रह गई कि हम लोगों को समझा नहीं पाए कि हमें पैनिक नहीं करना है? क्योंकि अगर लोग पैनिक नहीं होंगे तो शायद ऐसी सिचुएशन ना बने। अगर लोग ये मान लें कि हम अगर ज्यादा बीमार नहीं है तो घर पर रह सकते हैं, अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, अस्पताल उन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जिनकी सिचुएशन ज्यादा, जिनकी कंडीशन खराब है। तो क्या एक और बड़े जागरूकता अभियान की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के अंदर है, खासतौर पर लखनऊ में? नहीं, आप सही कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन कैंपेन चलना चाहिए और इंफॉर्मेशन कैंपेन लगातार चलना चाहिए। लेकिन स्थिति 2 हफ्ते में एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा तेजी से नंबर में लोगों इफेक्टेड हुए, बहुत ज्यादा लोग इससे कोरोना पीड़ित हुए, उसकी वजह से लोगों में पैनिक आ गया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब विपत्ति आती है तो वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं या अपना उसमें वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे अब मेरा जुगाड़ हो गया, अब मैं यहाँ पे कमाई कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आपदा में लगातार काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को लगा के लगातार वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। पॉजिटिव एंगल हम देखें तो यूपी में तेजी से ऐसे लोगों पे जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो अपने यहाँ पे स्टॉकिंग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और माननीय सीएम साहब
स्वस्थ ना होते हुए भी, कोविड पॉजिटिव होते हुए भी वो अपने घर से या जहां पे वो अभी आइसोलेटेड है वहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग के थ्रू लगातार वो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स को निर्देश दे रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। सुबह शाम उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, सुबह शाम उनको बताना होता है कि उन्होंने अपने जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए क्या किया, उन्होंने अपने आइटम की भी हो गए। आप देखेंगे कुछ फल वो आपकी बीमारी में रिकमेंड किया जाता है उसका, या फिर आपको देखेंगे नारियल का पानी है, उनके रेट 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिए गए। लेकिन यूपी में माननीय सीएम साहब के निर्देश के बाद लगातार छापामारी हो रही है, लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिला दूं जल्दी जो सिचुएशन है वो समझ जाएगी, क्योंकि जो यूपी में है युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और यूपी में हमारे हजारों कार्यकर्ता, ओम जी जैसे अच्छे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, जो गलत लोगों को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, गलत लोगों के खिलाफ वो कंप्लेंट भी कर रहे हैं और हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ उन पर कार्रवाई कर रही है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग वैक्सीन और यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड इट और इसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे और रेयर टू रेयर केस में देना, ये बताए इसको रिकमेंड नहीं किया। अगर ये रिकमेंड कर दी जाती तो पूरे विश्व में और इसी को लोग लगाते। हम जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें भी इसी का उपयोग करते, लेकिन ये रेयर टू रेयर केस में जब बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है उसको संभालने के लिए इसको लगा सकते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस का भी कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि ये 100% इफेक्टिव है या इससे कुछ फायदा होने वाला है। तो मेरा आपके टीवी के माध्यम से सबसे अनुरोध है कि आप पैनिक ना हो, अपना ख्याल रखें, कोशिश करें। अगर आपके हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं तो घर पे ही अपने आप को आइसोलेटेड करें। मेरी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव है, वो घर पे आइसोलेटेड है, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि घर पे ही उनको अधिक से अधिक बेटर से बेटर सुविधाएं दी जाए। जरूरत पड़ने पे ही हम अस्पताल ले जाएंगे, नहीं तो हम अस्पताल नहीं ले जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि घर पे ही अच्छे तरीके से रिकवरी हो सकती है। प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है कि अननेसेसरी जिनको जरूरत नहीं है बात यही है और नीति जी दरअसल दिक्कत क्या ये भी है कि हम खुद भी डॉक्टर बनने लग जाते हैं। हमने देखा कि लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो हमने खुद से इसके लिए एफर्ट लगाने शुरू कर दिए कि साहब हमें इंजेक्शन मिल जाए, अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो उसके लिए आगे जरूरत पड़ सकती है, हमें ऑक्सीजन मिल जाए, हमें ऑक्सीजन की आगे आवश्यकता पड़ सकती है। जबकि डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद अपना इलाज करें, ना कि खुद से डॉक्टर बन जाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो हिंदुस्तानी तरीके से उसके लिए डॉक्टर खाएं, ठीक है, ज्यादा खाएं ताकि आपकी ठीक है रणनीति जी, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दवाइयों के लिए आप जो मेडिकल फील्ड है उसमें डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। खाने पीने की जो हमारे नुस्खे होते हैं उनको जरूर ठीक है। किम जी आप बने रहिए। रणनीति जी, क्या यही दिक्कत है असली लोगों की कि हम खुद डॉक्टर बनने लग जाते हैं जबकि बाकी जो डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सभी से जो भी ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने आप में सबसे पहले आप संयम रखिए। जी। अभी जैसा कि मैडम ने भी बताया, होली के बाद थोड़ा सा फ्लू, थोड़ा सा कफिंग, स्नीजिंग रहता ही है हर सीजन में, तो इसके लिए घबराए नहीं। सबसे पहले अपने आप डॉक्टर ना बनिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। रेमडेसिविर बहुत सीवियर केस की जब होता है तब जरूरत होती है। जी बिल्कुल ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको आप अगर खुद घर में आइसोलेट करेंगे, थोड़ा सा स्टीम ले लेंगे, थोड़े गर्म पानी से गार्गल कर लेंगे तो अपने आप रिकवरी होने लगती है। क्योंकि हम लोग खुद इंडिया में, ये हमारी खासियत है देश की, यहाँ का जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो यहाँ मिट्टी की खुशबू है जिसे कहते हैं, हमारा शरीर खुद ब खुद बहुत रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। जी। तो अपने शरीर में जो आपका पर्सनल इम्यून सिस्टम है, कई बार उससे भी आप रिकवरी करते हैं। जी। तो थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा घर में जो आयुर्वेदिक उपचार वगैरह है वो सब लें, टाइम से खाना खाएं जी। और टाइम से भरपूर नींद लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें जी। और फिर धीरे धीरे आपको रिकवरी होगी। डॉक्टर से कंसल्ट करें,
वो एकदम से सब लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि हमें रेमडेसिविर की जरूरत हो जाएगी, हम पैनिक हो जाएंगे, हमें हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, हमें कहीं बेड नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत हो जाएगी। नहीं, हर समय ऐसा नहीं होता है। आप संयम रखें। मैं देश के हर एक नागरिक से बोलती हूँ, हम भारतीय में बहुत क्षमता है, बिल्कुल। तो आप अपने आप में संयम रखें। बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स ऐसे हैं जो आप अगर खुद को आइसोलेट करेंगे, थोड़ा टाइमली जो प्रेस्क्रिप्शन आता है उसको फॉलो करेंगे, खुद डॉक्टर नहीं बन के, तो वो ठीक है। सब सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है ओम सिंह जी, क्योंकि आपने बताया मनोवैज्ञानिक भी हैं, लोग जब देख रहे हैं कि एक बार वैक्सीन अगर लग गई उसके बाद भी कोरोना लोगों को हो रहा है, पहली वेव में अगर किसी को कोरोना हुआ, दूसरी वेव में भी कई लोग ऐसे हैं, मेरे जानने वालों में ऐसे हैं जिनको हो रहा है, और लोग ये देख रहे हैं उनका फीवर नहीं उतर रहा, ऑक्सीजन लेवल उनका गिर रहा है, तो लोगों के दिमाग पे सीधा असर कर रहा है। कैसे लोगों को हम बताएंगे और समझाएंगे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें जब तक हम खुद संयमित ना रहें, खुद संयम ना रखें और खुद हिम्मत ना रखें, तब तक हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। कैसे लोगों को बताएं? देखिए, कोरोना का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। जो कोविड का वैक्सीनेशन करा रहा है वो फिर उसके बाद फोन पे सर्वे करता है कि सुनो, तुमने वैक्सीनेशन कराया, तुम्हें फीवर तो नहीं आया। इस तरह से वो सर्वे करता है कि क्या सबको फीवर आ रहा है, अगर सबको आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए। वो उठ के अपना टेम्परेचर देख रहा है। इतना ज्यादा आपके दिमाग पे कोरोना हावी कर लिया है आपने कि आपको लगता है तो मुझे तो हो ही जाएगा। और फिर वही बात मैं कहती हूँ, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। आप क्यों नहीं बहुत जैसे अभी नाजिल ने बोला है, एक लाइफ, एक अच्छा खुशनुमा घर का माहौल रखिए, म्यूजिक सुनिए, सुबह उठ करके योग प्राणायाम करिए, अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में प्योर ऑक्सीजन भरिए, इनहेल करिए, अच्छी लाइफस्टाइल घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। आप ये जो फोन पे या न्यूज देख करके आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, आपको लग रहा है हम ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लें, हम रेमडेसिविर इंजेक्शन ला के रख लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको ये चाहिए। आपके माइंड ने सोच लिया है, एक परमानेंट पिक्चर बना लिया आपके माइंड ने कि आपको ये चाहिए। तो जैसा माइंड सोचेगा बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छा खाइए, अपने डेली रूटीन में नारियल पानी, हल्दी, लौंग, अजवाइन, मैं डाइटिशियन भी हूँ, मैं बहुत अच्छा डाइट लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि दिन भर में एक बड़ी प्लेट सैलेड खाइए। आप ऐसी चीजें खाइए जिससे आपके शरीर में इम्यूनिटी अच्छी हो, तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब कोरोना को आपने अपने दिमाग पे हावी कर लिया है तो फिर वही होता है, आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करोगे, फिर आपको लगेगा अब तो मुझे पैप ऑक्सीजन, अब उसकी मशीन की जरूरत है, अब मुझे वेंटिलेटर की जरूरत है। आप भागोगे हॉस्पिटल में, पैनिक क्रिएट करोगे, अफरा तफरी जैसे कि लखनऊ में आप देख रहे हैं। जी ठीक है। खेमचंद जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो जवाब भी आप ही से लिया जाएगा। पहली वेव जब आई थी तब ये कोई नहीं जानता था किस तरह की बीमारी है, किस तरह का संक्रमण है, किस तरह लोगों को ये प्रभावित करेगा, लेकिन बाकी देशों में इसकी दूसरी वेव को हमने देखा। तो क्या पहले से तैयारियों की कुछ कमी रह गई जो दूसरी वेव में स्थितियां ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई हैं? खेमचंद जी, देखिए, दूसरी वेव में हम पिछली साल से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। आज हमारे पास वैक्सीन भी है, आज हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन सर है, लेकिन खेमचंद जी स्थितियां अस्पताल की सही नहीं है, ये हम तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं। मैं दोनों चीज बता रहा हूँ आपको, दोनों चीज बता रहा हूँ। पॉजिटिव एंगल पे देखा जाए, आज हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग लैब है। आप देखेंगे पहली लहर से पहले 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे यूपी में जिनके जो जिला हॉस्पिटल थे उनकी हालत बद से बदतर थी। टेस्टिंग लैब तो दूर की बात है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, ना वेंटिलेटर या ऑक्सीजन जैसी कोई फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। आज यूपी के हर जिले में अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, वहाँ पे हर ऐसी चीज की फैसिलिटी है जो कोरोना मरीज को उपलब्ध कराई जा सकती है या जिसकी जरूरत उसको पड़ सकती है। आज हर जिले में वहाँ पे टेस्टिंग लैब है। आज टेम्परेरी तेजी से हॉस्पिटल बनाने की हमारे पास क्षमता है। आज तेजी से इंडस्ट्री से ऑक्सीजन को मेडिकल फील्ड में मोबिलाइज करने का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देखेंगे, जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे स्टेट में, टाउन तक, छोटे छोटे गांव तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया और वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। तो हमारी प्रिपरेशन फार बेटर है। लेकिन दुखद ये है कि जैसे ही इस कोरोना ने अपना स्वरूप चेंज किया और स्वरूप चेंज करने से ये
तेजी से फैल रहा है, तो फैलने की वजह से जो साधन है या जो प्रिपरेशन है वो स्वतः ही लिमिटेड हो जाती है। और दूसरा जो ये साइकोलॉजिकल जो ये काम कर रहा है, जो ये पैनिक फैला है, उसकी वजह से भी लोगों में स्कैर्सिटी हो गई और उसकी वजह से भी लोगों ने होर्डिंग करना शुरू किया है, चीजें कम दिखना शुरू हो गई हैं, या लोगों ने अपने दिल में या अपने दिमाग में उम्मीदें या फिर कह सकते हैं डिमांड ज्यादा जनरेट कर लिए, उसकी वजह से भी चीजें कम दिखने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, रियलिटी में यूपी में अगर किसी को जरूरत है तो बेड जरूर मिलेगा। टेम्परेरी बेडों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर किसी को जरूरत है तो ऑक्सीजन जरूर मिलेगी, लेकिन पैनिक करके आप अननेसेसरी घर पे इकट्ठी ना करें। अभी समस्या है कुछ कुछ जगह, मैं मानता हूं, समस्याओं को तेजी से दूर किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जल्द ही स्थिति यूपी में दूसरे स्टेट से और भारत में सबसे अच्छी तरीके से स्थिति आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे जो प्रिपरेशन है, वहां पे जो नीति है, वहां पे जो नियत है वो बहुत अच्छी है। और जो सीएम साहब है पूरी तरीके से युद्ध स्तर पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है सब लोगों को फैसिलिटी मिलेंगी। और जो सेकंड वेव है, जल्दी 1-2 हफ्ते में इसका डाउनफॉल शुरू होगा। अभी क्योंकि तेजी से फैल रहा है, उसकी वजह से पैनिक लोगों में आ रहा है। दूसरा, जैसे अभी बताया कि नेचुरल भी, क्योंकि अभी क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है विंटर टू समर, और इस ट्रांजिशन पीरियड में नॉर्मली भी हम लोगों को खांसी जुकाम होते हैं, नॉर्मली भी हमें बुखार आता है, उसकी वजह से मिक्स हो रहा है। नॉर्मल बुखार को भी लोगों को लग रहा है कि कोविड हो गया है, क्योंकि पैनिक इतना है, डर इतना है, उसकी वजह से। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस विषय को आज डिबेट के लिए रखा, आपके टीवी के माध्यम से, क्योंकि आपके टीवी की यूपी में सबसे ज्यादा फॉलोअरशिप है, करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको उम्मीद मिलेगी और वो पैनिक करना छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन सावधानी नहीं छोड़ेंगे। हमें पैनिक को छोड़ना है, हमें भय को छोड़ना है, लेकिन सावधानी को नहीं छोड़ना। हमें मास्क लगाना है, हमें अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, हाथ धो के ही खाना खाना है, हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना, लेकिन पैनिक नहीं होना है, हमें भय व्याप्त नहीं करना है। वी हैव टू बी पॉजिटिव। जी, केएम चंची, लगातार ये सवाल उठ रहा था दूसरी वेव के बाद कि यूथ को हम वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब 18+ जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि हम फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। इसको लेकर अभियान को किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और जो निर्देशित किया है डीजीपी को मुख्यमंत्री ने टीम गठित करने के लिए, छापेमार कार्रवाई करने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए, उसको लेकर किस तरीके से अब आगे काम हो रहा है, ये दोनों सवालों का जवाब मैं चाहूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूपी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके अच्छे मुख्यमंत्री ने, आपकी अच्छी सरकार ने आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपी अमीर स्टेट नहीं है, यूपी में अधिकतर लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं, छोटे छोटे कामों पे डिपेंडेंट हैं, गाँव में रहते हैं। उनको फ्री वैक्सीनेशन देने का जो डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन है और हम माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, माननीय पीएम साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, ऑलरेडी जो नेटवर्क है, क्योंकि पहला राउंड जो कोरोना वॉरियर को वैक्सीनेशन करना था वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड जिसमें 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को देना था, थर्ड राउंड जिसमें 45 साल से ऊपर वालों को देना था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने बहुत अच्छा बना लिया है, उसको और मजबूत लगातार किया जा रहा है इंप्लीमेंटेड तरीके से, फेसिस मैनर में। और मेरे को पूरा विश्वास है जब 1 मई को वैक्सीन फॉर ऑल लॉन्च होगी तो हमारा नेटवर्क यूपी का बेस्ट नेटवर्क होगा और हम लोग सभी को अच्छे से, लगातार तरीके से और मजबूती से वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। ठीक है। और बाकी जो निर्देशित किया अधिकारियों को, उसको लेकर किस तरीके से आगे काम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कालाबाजारी को रोकना। और जिस तरह से देखिए, कालाबाजारी पे लगातार छापेमारी हो रही है, ये एक बड़ी बात है। देखिए, कालाबाजारी पे लगातार छापेमारी हो रही है और मैं आपके टीवी के माध्यम से यूपी के ऑफिसर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो विषम परिस्थिति में, उनके परिवार में भी लोग पीड़ित हैं, उनके परिवार में भी लोग संक्रमित हैं, लेकिन उसके बावजूद, या वो खुद भी संक्रमित है, उसके बावजूद वो रात दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये ऐसा काल है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जब आप पूरे जीवन में कुछ करके अपने जीवन भर तक खुश रह सकते हो, या ऐसा सोच सकते हो, प्राउड फील कर सकते हो कि उस समय जब आया था कि मैंने अपने को ना सोच के, अपने परिवार के बारे में ना सोच के, देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा। उसी भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ यूपी का हर एक व्यक्ति, हर एक ऑफिसर, हर एक सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है, क्योंकि उनका नेता, उनका लीडर योगी जी वैसी भावना से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से टीम काम कर रही है। कुछ लोग हेयर एंड देयर हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उन पर मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन
ओवरऑल टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए रिजल्ट काफी बेटर है और कुछ समय में रिजल्ट और भी अच्छे दिखने लग जाएंगे। कुछ जगह जो समस्या है उनको तेजी से दूर किया जा रहा है और आप हमको भी, हम जैसे कार्यकर्ता को भी टैग कर सकते हैं। हम भी आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको जल्द से जल्द वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लीडर, लोकल एमपी एमएलए से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा हैंडल है शर्मा खेमचंद, आप उस पर टैग कर सकते हैं, वेरीफाइड हैंडल है। मैं भी लगातार रात दिन कोशिश कर रहा हूँ और यूपी में, क्योंकि यूपी मेरा क्षेत्र है, मैं मथुरा से आता हूँ, लगातार वहाँ के लोगों की सहायता करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है खेमचंद जी, विपक्ष ये सवाल करता है कि साहब आप लोग क्रेडिट ज्यादा लेते हैं लेकिन ग्राउंड पर काम कम करते हैं। देखिए, विपक्ष तो ना तो डिसीजन लेता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, ना ही उनकी नीयत है, ना ही उनकी नीति है। उनका तो सिर्फ काम है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। जब वैक्सीन आई तो ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन तो लगवाना ही नहीं है। वही यादव साहब चुपचाप से वैक्सीन लगवाते हैं, जो वैक्सीन को पब्लिक में गाली देते हैं चुपचाप से वही जाके वैक्सीन लगवाते हैं। तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, यहाँ हमें सार्थक बात करनी है। लेकिन उनकी पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं उनसे भी अनुरोध करें कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। इस समय हमें एज अ टीम काम करना है, हमें जनता के लिए काम करना है, क्योंकि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये सेवा का समय है, सहयोग का समय है। अगर आप सेवा करोगे, सहयोग करोगे, लोग अपने आप ही आपका साथ देंगे, चाहे आप विपक्ष में हो या पक्ष में हो। आप अगर गंदी राजनीति करोगे, लोग समझदार हैं, लोगों को दिखता है, लोगों को पता है, तो वो गंदी राजनीति ना करें, किसी में अफवाह ना फैलाएं। जिस तरीके से सरकारी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर की तरफ से आ रही है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उसी पे विश्वास करें, उसी को आगे बढ़ाएं। अपने आप से स्पेशलिस्ट ना बने, अपने पर्सनल फायदे के लिए या अपनी पार्टी के फायदे के लिए। वो गलत चीज है और वो लोग समझ रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। ठीक है रेनिति जी, आप सोशल वर्कर हैं, लोगों से मिलती होंगी, बातचीत करती होंगी, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव इस कोरोना का इस बार पड़ रहा है? क्या लोगों के अंदर से लोग एकदम झकझोर इस कोरोना ने लोगों को दिया है, और साथ ही क्या लोग कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि साहब ये एक ऐसी विपदा है जिससे पार पाना बेहद मुश्किल है? बताना चाहती हूँ, इधर कोरोना की वजह से काफी लोगों से मैं मिल रही हूँ और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकती थी मैं अपने योग्यता से, वहाँ ऑक्सीजन भी मैं प्रोवाइड कराया है और अभी भी मैं वहीं से लौट रही हूँ जी। लोग काफी डरे हुए हैं, लोग बहुत सारी चीजें मान ले रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें हो गया, वो किसी चीज को पहले ही वो किसी डिसीजन पे पहुंच जा रहे हैं कि अगर हमें ऐसा हो गया तो हमें तो कहीं बेड नहीं मिलेगा मैडम, हमें तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मैडम, हमें रेमडेसिविर कहीं प्रोवाइड नहीं करा सकते, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो ये जो एक डर है ये लोगों के मन में बैठ गया है। वैक्सीनेशन को लेके भी जो एक डर है, मतलब आप ये देखिए, मैं यहाँ सर्वे कर रही थी, ऐसे ही जो छोटे छोटे सरकारी आउटलेट्स हैं जहाँ पे अबव 60 या अबव 45 को वैक्सीनेशन लग रहा है जी। तो वहाँ पूछ रही थी, जो नर्सेज हैं, आंटी बैठी रहती हैं, पूछ रही थी कि मैम कितने लोग आते हैं, कैसे हो रहा है। लखनऊ की बात कर रही हूँ मैं जी। तो वो कह रहे थे कि लोग काफी डरे हुए हैं, जो आते हैं कितनी सारे सवाल लेके आते हैं। कोई तो वैक्सीन लगाने आते हैं, डर के फिर लौट जाते हैं कि नहीं नहीं अगले दिन आएंगे। तो लोगों के मन में ये एक डर है। तो सबसे पहले हमें लोगों के मन में एक जागरूकता भी लाना पड़ेगा कि अगर आपने वैक्सीन ले ली तो आपका जो डिजीज का सीवियरिटी है वो आपको किसी हॉस्पिटल तक जाने नहीं देगा। जो सीवियरिटी आपकी है वो आपको ऑक्सीजन लेने नहीं देगा, वो रेमडेसिविर आपको नहीं चाहिए होगा जी। आप टाइम पे वैक्सीन लगा लीजिए। तो एक ये कैंप अगर यहाँ चल सके कि एकदम से छोटे स्तर पे घरों में जाके थोड़ा, जैसे हम लोगों को जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको बता सकें कि नहीं ये वैक्सीन अगर आप लें, फर्स्ट डोज ले लीजिए, थोड़े दिनों बाद टाइमली सेकेंड डोज ले लीजिए, तो आप ऑटोमेटिक है कि आपका कोई भी डिजीज का वो सीवियरिटी नहीं रहेगा जी। जैसे कोई भी वायरस हो, पोलियो वायरस ही है, पहले हमारे देश में कितना हुआ करता था, लेकिन जब हमारे ये ड्रॉप्स हैं तो अब उसकी सीवियरिटी ऑब्वियसली है लेकिन बहुत कम है। तो यही जागरूकता, आज देखिए आप गांव-गांव में जाएंगे तो लोगों के पोलियो ड्रॉप के बारे में सबको पता है क्योंकि उस चीज को लेके हमने इतनी जागरूकता फैलाई है। तो अगर हमारे किसी नेटवर्क से, किसी माध्यम से हम कोरोना का भी ये जो हमारा वैक्सीन आया है
इसको लेके थोड़ी जागरूकता और लोगों में फैला सकें कि ये लेना क्यों जरूरी है। इसको एक डर के रूप में नहीं सामने लाए कि आपको लेना पड़ेगा नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जी। आपको लेना पड़ेगा, आपको वैक्सीन कार्ड दिखाना पड़ेगा नहीं तो आप फ्लाइट से नहीं जा सकते, ऐसे नहीं। वो आपके हेल्थ को कितना अच्छे से अफेक्ट कर रहा है, ये चीज अगर हम लोगों के घर घर के महिलाओं के मन में ये बात डाल सकें जी। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो ये कोरोना को लेके डर है ये भी थोड़ा सा निकलेगा, और ये जो ऑक्सीजन को लेके डर है, ये जो रेमडेसिविर को लेके डर जी। है, ये भी थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जागरूकता की कमी है ओम सिंह जी, जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा बिल्कुल। लोग जागरूक होंगे उतना ज़्यादा इससे हम पार पा सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी, और अगर हम जागरूक होंगे तभी हम इस बात ठीक को है। समझेंगे कि कहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही ठीक है। है ओम सिंह जी, ठीक है, जागरूकता की बेहद ज़रूरत है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे एवरीडे जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं सारे जी। सेफ्टी फॉलो करते हुए। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो सच में जेन्युइन केस हैं, जी। जो डायबिटिक हैं या जिनको और कोई बीमारी है और उनको लंग्स में कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, सीरियसली उनको बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, इसलिए इतना डर, इतना भय, फोबिया सा पूरे आवाम में फैल गया है कि जब बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स नहीं है, जब बड़े बड़े अप्रोचेस जो एक फैल गया जनरली, जो मैं ग्राउंड लेवल पे जाती हूँ, लोगों को लगता है जब हाई प्रोफाइल लोग को बेड नहीं मिल रहा है तो हमारे जैसों को क्या मिलेगा लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में। या तो इतना डर फैल गया है और सच में जेन्युइन लोगों को बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, उसका एक रीजन पॉपुलेशन भी है। जी। लेकिन जागरूकता की बहुत जरूरत है, जैसे कि आपने मुझसे कहा, जागरूक करना होगा। हम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा पैंडेमिक फैला है, तो जागरूक किया जाए, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, अननेसेसरी पैनिक होकर हॉस्पिटल ना जाएं, अपने घरों में इंजेक्शंस और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ला के स्टोर ना करें, ऑनलाइन मंगा के लोग अपने घरों में रख रहे हैं और उसको जाके फिर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इंसानियत तो बहुत किनारे हो गई। लोग डेड बॉडीज, लखनऊ में सुना गया कि डेड बॉडीज कैरी करने के लिए बैकुंठ धाम जाने के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपए कार में ड्राइवर्स ने मांगे हैं। तो ये आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर पैदा करें, अपने रगों में, अपने खून में वो जो भारतीयता, जो नैतिकता का पाठ हमने पढ़ा है, वो कुछ तो लाइए। आप हर चीज आप प्रशासन को दोष देते हैं, वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने लेवल पे भी आगे आना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम सबको एकजुट होना होगा। ये ऐसा पैंडेमिक है, ये जो काला बाजारी, ये जो ब्लैक मार्केटिंग, इसको रोकिए और तभी जान लोगों की बच सकती है, तभी लोगों को बेड मिल पाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाएंगे और वेंटिलेटर मिल पाएंगे। बिल्कुल। खेमचंद जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और इस लिहाज से क्या ये बड़ी चुनौती है, और इस वजह से ही स्थितियां बिगड़ रही हैं, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से अपने आप को संभाला था पिछले साल, ये हम सब ने देखा है, लेकिन इस बार जो स्थिति बिगड़ी है ये भी सबके सामने है कि छिपा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, ये भी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के नागरिक दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में नौकरी भी करते हैं। हाँ। अभी आपने देखा कि जो लेबर हैं वो मुंबई से, महाराष्ट्र से या फिर और भी स्टेट से, वहां से वापस आके यूपी में आए। जब वो महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट से वापस आए तो उस क्षेत्र में, क्योंकि कोरोना फैला हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ था, तो वो लोग संक्रमित होकर वापस आए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश इस चैलेंज को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जहाँ पे सोसाइटीज ने, जहाँ पे उनके क्लब होते हैं या फिर उनके समुदाय भवन होते हैं, उनमें उन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाए, उनमें उन्होंने टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए, और उनके बीच में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है, क्या उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट उनके पास नॉलेज है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देसी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मेडिकली बहुत ज्यादा अनुभव होता है। ऐसे जो लोग हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, सामूहिक रूप से वो खाने का वहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं सामूहिक रूप से, क्योंकि संक्रमित एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो एक साथ रह सकते हैं, तो उनकी व्यवस्था एक साथ की जा रही है। तो उससे फायदा ये होता है कि परिवार वाले, सभी के परिवार वाले बचे रहते हैं और सामूहिक रूप से खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, उनकी जो और भी जो जरूरत है उनकी भी पूर्ति आसानी से हो पाती है। और उसकी वजह से जो सरकारी व्यवस्था है उस पर भी प्रेशर कम होता है। कई जगह ऐसी
ऐसे जो इनिशिएटिव में शुरू हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जहां पॉसिबल है, जिस सोसाइटी में पॉसिबल है, जिस गांव में पॉसिबल है, जिस टाउन में पॉसिबल है, हम भी जो हमारे सामुदायिक भवन है या हमारे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहां पे ऐसी फैसिलिटी हम बनाएं। उसका सभी को लाभ है, उसमें खर्चा भी कम है, सबकी निगरानी भी रहेगी और हमें वहां पे पता भी रहेगा अगर कोई क्रिटिकल केस है तो हम उसको हॉस्पिटल में रिफर भी कर पाएंगे। और वहां पे सामूहिक रूप से गवर्नमेंट भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में बहुत ही अच्छा महसूस करेगी और उनको भी, बिकॉज दे विल बी हैप्पी टू सपोर्ट, क्योंकि उनको एक ही जगह आपको ऑक्सीजन देनी, एक ही जगह आपको दवाइयां देनी, एक ही जगह आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और वहां पे आप चूज कर सकते हैं कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको आप यूटिलाइज करें, जिसको जरूरत नहीं है वो अपने आप से सस्टेन करे। तो ऐसे इनिशिएटिव बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। आपके टीवी के माध्यम से मैं फिर दोबारा सभी से अनुरोध कर कि आप सामूहिक आइसोलेशन सेंटर जरूर स्टार्ट करें। ये गांव में भी स्टार्ट हो सकते हैं, टाउन में भी स्टार्ट हो सकते हैं, लखनऊ जैसे बड़े शहर में भी स्टार्ट हो सकते हैं। इनका अनुभव, इनका लाभ बहुत ही अच्छा है। तो उनका जो कंसेप्ट दिया है, यूपी सरकार उस पर तेजी से काम कर रही है। जहां पे भी केसेज आ रहे हैं, छोटे एरिया को ही हम लोग कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। हम सभी को वहां पे एक तरीके से बंदी नहीं बना दे ताकि एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो। और जब बड़े एरिया को हम बंदी बना देते हैं और उसमें कुछ लोग संक्रमित होते हैं तो क्या होता है कि संक्रमण उस पूरे एरिया में फैल जाता है। किसी न किसी वजह से वो लोग आपस में मिलते हैं, आपस में बंधे रहते हैं, तो चीजें बिगड़ती है। तो यूपी की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन अपनाया जा रहा है। सोसाइटीज में सामूहिक रूप से आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से छापामारी की जा रही है ताकि कालाबाजारी ना हो। और टेम्परेरी बेड को तेजी से इंक्रीमेंटेड रूप से, मतलब डेली बढ़ाया जा रहा है। डेली सम बेड, सम मोर फैसिलिटीज कमिंग अप। ठीक है रणनीति जी, कई जगह ऐसी हैं जहां पर रूरल एरिया से भी कुछ केसेस सामने आए हैं और शुरुआत में हम ये कह रहे थे कि अगर ये गांवों तक फैला तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग इतने जागरूक नहीं है मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जो गाइडलाइन है कोरोना की उनको लेकर। और कल प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं राज्यों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर ही रखें। तो क्या किया जाए और ऐसा जो लॉकडाउन भी हमें ना लगाना पड़े और लोग जागरूक भी हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिचुएशन गांवों की अगर खराब होती है तो फिर स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। जी देखिए, गांव हमारे देश का आधार है। अगर गांव गांव तक ये बीमारी फैल जाएगी, एक महामारी जैसा हो जाएगा, तो इसे हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम एक स्टेप ये ले सकते हैं कि हम कार्यकर्ताओं का छोटा छोटा ग्रुप बनाएं और उन्हें एक एक क्षेत्र दे दें। वहां जाके वो लोगों को जो प्रोटोकॉल है कोरोना के तहत कि हमें कैसे रहना है, कैसे आइसोलेट करना है, और हमें क्या उस दौरान, जिस दौरान अगर हमें कोई सिम्टम्स क्या क्या इसके होते हैं, अगर हमें कोई सिम्टम्स हैं तो फिर उनसे हमें उस टाइम पर क्या क्या घरेलू क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं वो सब हमें ऐसे कोई ग्रुप बनाना होगा जो लोगों को जाके ये बातें समझाएं। और एक चीज और हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली गांव में करना चाहिए, वो ये है कि गांव के जो यूथ हैं उनको वैक्सीनेशन का भी एक आइडिया देना चाहिए कि ये होता क्या है, ये किस लिए लगाया जाता है, क्या वैक्सीनेशन कोई दवाई है या वैक्सीनेशन कोई प्रिवेंशन है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के दिमाग में एक चीज है कि मुझे तो वैक्सीनेशन लग गया है, तो कई लोगों को तो उसके बाद भी हो जा रहा है। तो देखिए, वैक्सीनेशन इज अ प्रिवेंटिव मेजर। कोई भी वायरस का कोई रेमेडियल मेडिसिन नहीं होता, उसको सिर्फ एक प्रिवेंशियल वैक्सीनेशन ही लग सकता है। तो ये चीजें गांव के लोगों को अच्छे से बैठा के बिल्कुल ये समझाना पड़ेगा। और इतना टीवी, मीडिया या फिर टेलीफोन उनको एक्सेसिबल नहीं अगर होता है, तो छोटी छोटी टीम्स में अगर कार्यकर्ता ये कर सकें तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। और लखनऊ के लिए बेसिकली मैं एक चीज माननीय योगी जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर वो कर सके। जैसे कोई फैमिली है, उनको रेमडेसिविर या ऑक्सीजन चाहिए इमीडिएटली और किसी से वो मांगे और वो उन्हें ब्लैक कर, तो ऐसा कोई पोर्टल, प्लेटफॉर्म, कोई फोन नंबर या कोई ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए जिसपे इमीडिएटली उनके घर के लोग इनको रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है।
ओम सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है, लोग अपने डाइट में क्या क्या शामिल करें, क्योंकि आपने बताया डाइटिशियन भी हैं, तो लोगों को आप ये बताइए क्या क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है। बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये डाइट सबको बताती आ रही हूँ और काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट भी मिला है। जी। मैं कहती हूँ दिन की शुरुआत अगर हो सके तो हफ्ते में 3-4 दिन नीम की पत्तियाँ पीस के पीजिए। ये आपके अपने खुद के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मॉर्निंग की शुरुआत आपकी गिलोय से होनी चाहिए। गिलोय की जो टहनियाँ हैं उसको बॉयल करके उसके साथ अदरक उबाल करके और जब वो हाफ हो जाए उसको छान करके पीजिए। वो बहुत इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और आपके लिवर को भी मजबूत करता है। लिवर आपका मजबूत होगा तो बॉडी में आपके ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, आपका जी। आरबीसी लेवल अच्छा होगा। तो गिलोय से शुरुआत करिए। अपने डाइट में आंवला, ड्राई फ्रूट और नारियल पानी आपको हर दिन एक नारियल पानी जरूर लेना चाहिए, जैसा कि इम्यूनिटी उससे बहुत बढ़ती है। जी। आंवला विटामिन सी है उसमें, नींबू है, गर्म पानी में नींबू डाल के पीना चाहिए। आंवले को किसी भी रूप में ले सकते हैं आप, मुरब्बा या कैंडी या बॉयल करके खा सकते हैं। बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए, बाहर का कोई भी फूड या जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी। सैलेड को प्रायोरिटी लेवल पे लीजिए। प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स के लिए अच्छा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। प्रोटीन के लिए कोशिश करिए कि मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है या पनीर, इस टाइप राजमा छोले इस टाइप की चीज़ों को अपने रूटीन में एकदम ले आइए अच्छे से। और कोशिश करिए जितना भी ऑयली और इस तरह का फूड है वो ना खाइए। फ्रूट जितना अधिक से अधिक आप खाएंगे उतना ज़्यादा आप बीमारी से बचे रहेंगे। ये हमारा खुद का आजमाया हुआ है क्योंकि मैं हर दिन पिछले साल भी कोरोना में मैं अप्रवासी मजदूरों के लिए भी हम लोग खाना वगैरह लेके हमारी पूरी टीम जाती थी। हर दिन निकल रही हूँ मैं, इस समय भी रोज निकल रही हूँ, लेकिन अपनी डाइट को मैंने मेंटेन किया हुआ है। बीटाडीन से गार्गल करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, स्टीम लेती हूँ। और ये जो फूड है आपका दिन भर आपका लिक्विड इनटेक, आप सूप लेना चाहिए आपको, बीट रूट, चुकंदर, टमाटर, गाजर, इसका आपको सूप लेना चाहिए। तो अगर आपका रूटीन इतना अच्छा होगा, आपका डाइट बहुत बैलेंस होगा जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, सब चीज एक बैलेंस प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी में जाएगा, तो मुझे लगता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होगी और इस वायरस को हराना बहुत आसान हो जाएगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जैसा कि मैडम ने बोला है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर ऐसी जगह, ऐसा वेरीफाइड प्लेस हो जहाँ पे हर नीडी को जो भागता दौड़ता बेतहाशा जाता है कि हमें मिल जाए कहीं से भी, तो वो एक ऐसी वेरीफाइड प्लेस हो जहाँ पे ये हमें पता हो कि ये इसका जो कॉस्ट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है और हमें सही जगह से कोई डुप्लीकेसी नहीं है, डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं है ये, और आश्वस्त होके जो पेशेंट का केयर टेकर है वो खरीद पाए या उसको ऑनलाइन मंगा सके। और गांव के लिए ये जरूर हो कि मास में कोविड टेस्ट होना जरूरी है क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं होती है। ग्रुप में कोविड टेस्ट करा दिया जाए और उसमें जो लोग भी भगवान न करे जो भी पॉजिटिव आए हैं उनको आइसोलेशन के बारे में बताया जाए। टीम बना करके टीम को ऑक्सीजन वगैरह लगाना सिखाना चाहिए, उनको जो बेसिक मेडिकल एड्स हैं, इंजेक्शन लगाना और ऑक्सीजन का मास्क लगाना, क्योंकि वो भी थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज होता है, वो आना चाहिए। तो उससे मुझे लगता है काफी हद तक मदद मिलेगी और लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को या और जो भी डेडिकेटेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए इस मिशन, इस पैंडेमिक को हराने में। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। ओम सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातों को रखने के लिए, साथ ही रणनीति जी आपका बहुत शुक्रिया अपने बातचीत रखने के लिए, इसके साथ ही खेमचंद जी अपना पक्ष रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज अपने जिक्र किया है कई मुद्दों को लेकर, और वो कोरोना के अंदर मुद्दे आते हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य की, सेहत की बात हो, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो, या फिर आपके पैनिक ना क्रिएट करने की बात हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद पर भरोसा रखें और ज़रा सा भी घबराएं ना, क्योंकि ये जो सिचुएशन है कोरोना की, इससे हमें खुद लड़ना है। क्योंकि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके पास कोई जा नहीं सकता, वो अकेला रहता है और खुद से इस बीमारी से लड़ता है। तो जाहिर तौर पर आपको खुद अपने आप को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने खाने पीने का जो रूटीन है उसको सही रखें, सही डाइट फॉलो करें, और अगर आपको ज़रा से भी लक्षण हैं तो आप ज़रूर टेस्ट करवाएं, पैनिक ना हो। और हम उम्मीद ये करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि स्वास्थ्य को लेकर जो चरमराई व्यवस्थाएं कुछ दिन पहले से लगातार सामने आई थी, ऐसी कंडीशन आगे ना हो, क्योंकि आज
जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए और साथ ही जो कालाबाजारी हो रही है, जो लोग आपदा में गलत तरीके से अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने के उन्होंने निर्देश दिए। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं बेहतर हों, लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।